मेरे प्यारे दर्शकों का दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो की देश की बहस के साथ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देश में हो रही सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा के लिए आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हम अपने मंच से न केवल बहस करते हैं बल्कि उसकी दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय करते हैं। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है लव जिहाद की आड़ में कौन फैला रहा है आतंक। इसे 83% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कहीं मजहब के नाम पर धोखा तो कहीं प्यार के नाम पर खूनी साजिश। देश भर में ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। यूपी के कानपुर में सनसनीखेज लव जिहाद मामले की एसआईटी जांच चल रही थी कि अब बरेली से ऐसी घटना सामने आई है। आरोपी बिलाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिलाल की चंदन और तिलकधारी तस्वीर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि लड़की के घर वालों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। उधर हैदराबाद में एलएलबी की छात्रा के कत्ल का इल्जाम मुस्तकिम पर लगा है। पुलिस के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में थे और शादी की बात करने मृतक लड़की आरोपी के घर गई थी। ऐसे में सवाल यही है कि नाम और पहचान छिपाकर शादी की आड़ में क्या कोई गहरी साजिश रची जा रही है। तस्वीरें हम बरेली की आपको दिखा रहे हैं। बरेली में इस घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ है। बरेली के कुछ इलाकों में इस घटना को लेकर तनाव है। दरअसल हिंदू बनकर एक लड़की के पिता का आरोप है कि इस लड़की को लड़के ने फंसाया था। हालांकि लड़की अभी तक उस लड़की के साथ है और लड़के के पक्ष में बयान दे रही है। क्या मामला प्रेम प्रसंग का है या फिर लव जिहाद का, इसी पर बहस करेंगे और हमारे साथ लड़की के परिवार से भी कई लोग जुड़ेंगे। बरेली के थाने के बाहर तोड़फोड़ और हंगामा लव जिहाद से जुड़े ताजे मामले में मचा है, जहां लड़की के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक बिलाल घोसी अपने साथ भगाकर ले गया। वो लड़का टीका उका लगाता था, उसके साथ में जो और भी मुस्लिम लड़के हैं वो भी सब पंडित बन के रहते थे कि इन लोगों ने मेरी लड़की को फंसाकर और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। मुझे आशंका यह है कि पैसों की लालच में ये लोग इसकी हत्या ना कर दें। लड़की के पिता ने बिलाल पर अपनी लड़की के साथ छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया है, लेकिन लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जबकि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दरअसल बिलाल घोसी नाम के लड़के पर अपनी झूठी पहचान बताकर लड़की को अपने जाल में फंसाने का आरोप लगा है। वो माथे पर तिलक लगाए हिंदू लड़के की तरह लड़की से मिला था। मम्मी पापा मैं बिलाल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ और हम लोगों ने अब शादी भी कर ली है। दूसरी ओर लव जिहाद की एक खौफनाक घटना हैदराबाद से है, जहां एक हिंदू लड़की को उसके प्रेमी सैयद मुस्तफा ने अपने भाई जमील के साथ मिलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घटना 17 अक्टूबर 2020 की रात रैन बाजार की है। उस लड़की को बेरहमी से इस मुस्तफा नामक व्यक्ति ने मार दिया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे अगर हम इसको लव जिहाद का भी नाम दे तो कोई गलत नहीं है। ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के रूप में इसको अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र में भी कल ही राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने वहां के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से बढ़ते लव जिहाद के मामलों पर चिंता जताई है। वहीं असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी लव जिहाद पर बयान दे चुके हैं। Many boy put their Hindu name once a girl enter into marriage. After 1 or 2 days they discovered that things are not the same. The boy is not from the same religion wherefrom I thought to be. आज देश की बहस में चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लव जिहाद जिस तरह से पैर पसार रहा है और खास तरह के आतंकवाद को फैला रहा है, उस पर जांच एजेंसियों को लव जिहाद के एंगल से जल्द ही जांच शुरू करनी होगी, ताकि साफ हो सके आखिर लव जिहाद का मकसद क्या है। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है। हम बता दें हमारा आज का सवाल क्या है। हमारा आज का सवाल है लव जिहाद के पीछे कौन, क्या इसकी जांच होनी चाहिए, क्या एक साजिश है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे कोई कट्टरपंथी
उग्रपंथी, चरमपंथी या फिर आतंकी संगठन है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट, हमारे मोबाइल ऐप, हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे फेसबुक पेज और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, हम एक मोबाइल नंबर देते हैं 9711002266। इस नंबर पर अपने आप राय, सुझाव, सवाल या अगर आप कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, क्योंकि देश का इकलौता ये बहस का शो है जिसमें हमारे माननीय दर्शक, हमारे सम्मानित दर्शक अपने घर से जुड़कर हमारे तमाम पैनलिस्टों के साथ और बड़े बड़े राजनेताओं के साथ बहस करते हैं। हमारे साथ आज भी ऑडियंस जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कोमल को। कोमल एक विक्टिम है लव जिहाद की। हम इनकी लोकेशन नहीं बताएंगे, लेकिन कोमल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी साहब हैं, प्रोफेसर हैं, आरएसएस के चिंतक हैं। मेरे साथ एहतेशाम हाशमी साहब हैं, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। मेरे साथ मौलाना अली कादरी जी हैं और साथ ही साथ मेरे साथ ज़ेबा खान भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले काजल, कोमल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए हुआ क्या था आपके साथ और कब आपको लगा आपके साथ धोखा हो गया? सर ये लड़का शुरू में तो मतलब मुझे ये शिबू अली शुरू में तो इसने अपना नाम सचिन शर्मा बताकर मतलब मिला था मुझसे और धीरे धीरे हम लोगों की बातें स्टार्ट हुई थी, अफेयर हुआ। बाद में कुछ टाइम इसने मेरा ब्रेन वॉश ऐसे ही किया कि मतलब मैं इसकी बातों में पूरी तरह से आ गई और मैं इसके साथ चली गई थी। तो फिर ये वहाँ पर जाकर शुरू में तो ठीक रहा मामला, बट कुछ टाइम बाद इसकी एक्टिविटी में मतलब मुझे डाउट हुआ। इसको मतलब मस्जिद में जाते हुए देखा, इससे पूछा कई बार कि मतलब तुम हिंदू हो, मस्जिद में क्या करने जा रहे हो? तब इसने बात ना बताकर मारा पीटा और बोला मैं हिंदू हूँ, तुम्हें भी मैं मुस्लिम हूँ, तुम्हें भी मुस्लिम बनकर ही रहना पड़ेगा। और उसके बाद से हमेशा मुझे मारता पीटता। तो कई बार इसने मुझे नॉनवेज खिलाया था और नॉनवेज खिलाकर बाद में बोलता था कि तुम तो मुस्लिम बन गई। तो मैंने पूछा कैसे मुस्लिम बन गई? तो ये कहता था कि मतलब मैंने तुम्हें भैंस का मीट खिलाया हुआ है, गाय का मीट खिला दिया है, अब तुम मुस्लिम बन गई हो। और हमेशा ये प्रेशर डालता था। एक बार तो ये मौलवी को लेकर आया था, उनके साथ भी इन्होंने मतलब गलत संबंध बनाने को बोला। और फिर ये मतलब ये और इसकी फैमिली मिलकर प्रेशर डालती थी कि आप धर्म परिवर्तन करो, हमारे धर्म के हिसाब से रहो। ज़बरदस्ती मुझसे बोला कि धर्म परिवर्तन करो, अगर नहीं मानते थे, इनकी बात नहीं सुनते थे तो बहुत मारते पीटते थे ये लोग। कई बार तो ये लोग ज़बरदस्ती मुझे बुर्का पहना कर ले जाते थे, कहीं भी ले जाते थे। तो आपने शादी से पहले ये पड़ताल नहीं की या शादी से पहले ये समझने की कोशिश नहीं की कि असल क्या है और नकल क्या, गलत क्या है और सही क्या? नहीं सर, पहले मतलब हम लोगों की बस फ़ोन पर ही बात हुई थी और इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी। और पहले मतलब इतना माइंड भी, एक तो ये लोग इस तरह से उस टाइम पे बातें नहीं समझ में आती। अगर तब से लेकर अब तक मैं अब सारी बातें अगर जोड़ती हूँ तो मुझे अब समझ में आता है कि किस तरह से इन लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया हुआ था, कि वो जो भी मतलब बोलता था वही बात मुझे सही लगती थी। अगर अपना सोचे कि अपना दिमाग यूज़ कर ले तो उस वक्त दिमाग भी, माइंड भी नहीं काम करता था। क्या आपके कुछ रुपए पैसे लिए या इस तरह के हालात हुए कि आपसे कहा कि पैसा लेकर आओ, फाइनेंशियली बर्डन दिया हो आप पर? हाँ सर, जब मैं शुरू में गई हुई थी तो मतलब मैं अपने घर से काफ़ी सामान लेकर गई हुई थी और नगद भी लेकर गई थी। और तब तो इसने बोला कि मतलब हम लोग अभी नई नई जगह पे आए हुए हैं तो थोड़ी दिक्कत है, ऐसा करो तुम मुझे ये दे दो, मैं रख लूँ, फिर इसके बाद जब मैं जॉब करने लगूँगा धीरे धीरे मैं कर दूँगा। और इसने धीरे धीरे जो मैं कैश ले गई थी वो भी सारा खर्च कर दिया। जब तक कैश रहा मेरे पास, सामान रहा, वही बेच के हम लोग स्टार्टिंग में रहे, तब तक अच्छा चलता रहा। इसके बाद जब ख़त्म हो गया सब कुछ और इसको मैंने मस्जिद में भी जाते हुए देखा, जब इससे अगर मैं कुछ पूछती थी, जब मुझे पता पड़ी, सारी सच्चाई पता पड़ी इसके बारे में, तो बस ये हमेशा मुझे मारता ही पीटता था, किसी बात का सही जवाब ही नहीं देता था, बस मारपीट और यही सब रहा है सर। ठीक है, सीधे सवाल लेते हैं ज़ेबा जी से। ज़ेबा जी, आप कोमल की दास्तान सुन रही है, क्या कहेंगी? ये कौन सा नया टर्म आ गया है जिसमें मुसलमान युवकों को हिंदू बनकर लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाना पड़ रहा है और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? कई केसेस है, मेरे पास एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, ऐसा क्यों? दीपक जी, इस मुद्दे को इतना तूल मत दीजिए। ऐसा तो होते रहता है, सिर्फ मुसलमान युवक और हिंदू युवती ही क्यों,
इंटरकास्ट मैरिजेस तो शुरू से चलते आए हैं, हमारे समाज में होते रहता है। और अगर सही में ये कोई मुद्दा है तो एक पार्लियामेंट में इसके अगेंस्ट में बिल क्यों नहीं पास किया जा रहा है कि इंटरकास्ट मैरिजेस ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं है ज़ेबा जी, इंटरकास्ट मैरिज तो मैंने की है, इंटर रिलीजियन मैरिज भी नहीं है। ये है कि आप किसी को छलते हैं, अपने आप को हिंदू बनाते हैं, मुसलमान निकलते हैं बाद में, ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज होती है दो अलग जातियों की शादी, इंटर रिलीजियन मैरिज होती है दो अलग धर्मों की शादी। ये वो नहीं है, ये धोखेबाजी है, ये फ्रॉड है, ये छल है। कुछ इस तरह समाज में आप सुनिएगा, बोलने का मौका दीजिएगा। समाज में इस तरह के कुछ अपवाद लोग होते हैं, आप उससे पूरे सोसाइटी को या लव जिहाद का नाम कैसे दे सकते हैं? ये तो गलत है ना। आप लव इस तरह के तो ठीक है, वैलिड पॉइंट, आपके पॉइंट से मैं सहमत हूं। अवनी जैसे अवस्थी जी से पूछ लेते हैं, आप उसे कोई रिलीजन से मत जोड़िए दीपक जी। पर मैडम जितने भी इंसिडेंट सामने आए हैं उन सब में मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़का बनकर ऐसा किया है। मैं आपको कई इंसिडेंट बता सकता हूँ, ये देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जेबा जी, मैं बताता हूँ आपको, सुनना चाहेंगे आप? देश में बहुत लंबी नहीं, एक मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए। देश में तो आबादी करोड़ों अरबों में आबादी है, तो इस तरह के लिस्ट मेरे पास भी बहुत सारे हैं। इसको कोई लिस्ट से ना जोड़ा जाए। आपका मुद्दा भी उठाएंगे जेबा जी, दिखा दीजिए, सुना दीजिए, आपका मुद्दा भी उठाएंगे हम। दीपक जी आप भी लिस्ट दिखा दीजिए, मैं आपका मुद्दा उठाऊंगा जेबा जी, आपको यहाँ बिठाऊंगा, कोमल की जगह आप बैठी होंगी, दिखा दीजिए ना लिस्ट। दीपक जी, आप ही बोलिएगा या सुनिएगा भी? दीपक जी बोलने भी दीजिएगा। बोल ही रही है मैडम आप 3 मिनट से। आपको तो सारे मुद्दे में ही साजिश दिखती है और आपके सारे मुद्दे औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। दीपक जी पिछले जितने भी डिबेट रहे हैं, आपको जिस मुद्दे में साजिश दिखी है, सारे मुद्दे औंधे मुंह गिर पड़े हैं। आप बोलिए तो मैं आपको बता दूं और गिनवा दूं। शाहीन बाग में साजिश दिखी थी, दिल्ली दंगा हुआ, पकड़े गए आपके नेता उमर खालिद, पकड़ी गई सफूरा जरगर, पकड़ी गई नताशा नरवाल की नहीं, पकड़े गए ताहिर हुसैन की नहीं। जवाब दे दीजिए अब इसका। अनावश्यक आप, अगर आपको लगता, अगर आप इससे खुश हैं कि मेरे मुद्दे औहदे मुंह गिरते हैं तो आपको बधाई हो, आपको साधुवाद, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। आप दुआ करिए कि मेरे हर मुद्दे औहदे मुंह गिरे। सुबई खान, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, क्या लव जिहाद बोलना जाती है? वो कह रहे हैं जाती है, करोड़ों की चीज है। आप लिस्ट तैयार रखिए जेबा जी, अगले सवाल के जवाब में लिस्ट दीजिएगा, अगले सवाल के जवाब में लिस्ट दीजिएगा। सुबई खान, जो आपके हिसाब दीपक जी चिल्लाना बंद करें, सुनते हैं, मैं इनको अभी फर्क बता देती हिसाब से नहीं बोलते हैं आप। मैं इनको फर्क बता देती हूँ दीपक जी, मैं आपको 3.5 मिनट दे चुका हूँ मैडम, 3.5 मिनट। अगर तर्क की बात करेंगी तो सुनूंगा। मैंने आपको कहा लिस्ट बता दीजिए, आप बता पाई? आप मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाने लगी, मुद्दे पे बात नहीं कर रही है, होती जा रही है। अरे दीपक जी, अवनी जय जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, सुबह से शुरू करता हूँ, फिर अवनी जय जी, सुबह प्लीज, अवनी जय जी 1 मिनट, सुबह 1 मिनट आपका। जी दीपक जी, सबसे पहले मैं इनको फर्क बता देती हूँ कि विवाह में और लव जिहाद में क्या फर्क होता है। सुबुही खान किसी गैर मुस्लिम से शादी करती है, लेकिन उसका नाम आज भी सुबुही खान है, वो अपने पंथ को मानती है, पूरे सम्मान के साथ अपने देश में रहती है। ये होता है विवाह। और एक निमिषा नाम की लड़की को शादी के बाद अपना नाम बदलना पड़ता है, और ना ही सिर्फ नाम बदल के फातिमा बनना पड़ता है, बल्कि एक टेररिस्ट बनना पड़ता है। और आज के टाइम में अफगानिस्तान की जेल में है। तारा सहदेव का नाम आपने सुना होगा, रंजीत कोहली नाम के पुरुष से शादी करती है, बाद में पता चलता है कि उनका नाम रंजीत कोहली है ही नहीं, वो तो रकीबुल हसन थे। नाम बदल के उनसे शादी करी, और शादी करने के बाद उनको फोर्स किया कि अपना धर्म परिवर्तन करो। अभी लखनऊ की विधानसभा के सामने उत्तर प्रदेश में अंजना तिवारी उर्फ आयशा ने अपने अंदर आग लगा ली। आसिफ नाम के लड़के ने उनसे शादी करी, उसके बाद उनको छोड़ के दुबई चला गया। वो लड़की भटकती रही, लेकिन उसको पलट के पूछा नहीं, उसको फाइनली अपने अंदर आग लगानी पड़ी। ये होता है लव जिहाद। आप लोग इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर किसी लड़की को अपने पंथ में लाते हैं, या धोखे हिंदू नाम बना के उसको पहले शादी करते हैं, बाद में कहते हैं कि मैं तो मुसलमान हूं, तो मुसलमान बन जाओ, इसका मतलब ये आपका इस्लाम फैलाने का एक तरीका है। जैसे एक तरफ आप तलवार की नोक पे फैला रहे हैं, एक तरफ आप इमोशनली ब्लैकमेल करके फैला रहे हैं, एक तरफ आप धोखाधड़ी करके फैला रहे हैं। इसमें लव कहां से आ गया भाई साहब? इसमें शादी कहां से आ गई? ये ना लव है ना मैरिज है, ये सीधा सीधा लव जिहाद है।
हमारी कंट्री में 2 पंथों के लोग स्पेशल ठीक है, मैरिज एक्ट में सीधे शादी कर सकते हैं। सीधे एहतेशाम जी से सवाल का जवाब लेता हूँ। एहतेशाम जी, परिवर्तन आप तो मानते हैं कराना लव जिहाद है? है, एहतेशाम जी, परिवर्तन तो आपकी कराना टिप्पणी। आपका 1 मिनट हो गया सुबह। एहतेशाम खान जी, उसके बाद अवनीश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो विक्टिम आपके चैनल में अभी बैठी हैं कोमल जी, इनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये चाहें तो हमारी वकीलों की टीम इनका केस बिल्कुल लड़ सकती है। हमारी ये छोटी बहन है। और जैसा कि दीपक भाई साहब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि लव जिहाद क्या है, तो मुझे लगता है ये एक फेक कॉन्सेप्ट है जो कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी का ब्रेन चाइल्ड है। क्योंकि अगर लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता तो शायद बीजेपी इसके ऊपर एक नया कानून ला सकती थी। स्पेशल मैरिज एक्ट, दीपक भाई साहब, एक चीज़ होती है संविधान में, स्पेशल मैरिज एक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें अमेंडमेंट करके हम ये प्रोविज़न डाल सकते थे कि कोई भी मुस्लिम या कोई भी हिंदू अपना नाम बदल के या अपनी आइडेंटिटी कंसील करके किसी से शादी करता है और उसको चीट करता है तो उसको फांसी की सजा हो। लेकिन आज तक विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की लीडर ने ये मांग नहीं करी। ये मांग इसलिए नहीं करी क्योंकि सबसे ज़्यादा चीटर इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। आप देखिए, मैं कम से कम 100 लीडर्स के नाम आपको बता सकता हूं जो बीजेपी के हैं, जो रेप के केस में इन्वॉल्व है, लेकिन वीएचपी या आरएसएस के किसी भी सीनियर लीडर ने उनको कभी कंडेम नहीं किया। क्यों नहीं किया? 100 के नाम बताइए एहतेशाम जी, 100 के नाम बताइए। आज शो इसी पे होगा। बिल्कुल 100 के नाम बताइए। नाम बताता हूँ, 100 के नाम बताइए। बहुत अच्छी, बहुत उल जलूल नाम मत पढ़िएगा आपने बोली। उल जलूल मत पढ़िएगा। लीजिए सुनिए, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, वाजपेयी सिंह, जयेश पटेल, विजय जॉली, अनिल भोसले, वेंकटेश मौर्य, हामिद सरदार, निहाल चंद, प्रमोद गुप्ता। बीजेपी के नेता है सर, गूगल करिए, आपके पास फोन है ना? आपके पास कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, इससे आगे कुछ नहीं है। ये देखिए ना, तर्क दीजिए, मैं आपके तर्क का सम्मान करता हूँ, पर कहीं से कोई सोशल मीडिया की कटिंग निकालकर किसी पर अनर्गल आरोप लगा देना, ये भी ठीक नहीं है। मैं सीधे अवनीश जी के पास चलता हूँ। अवनीश जी, मुझे पता है आपका ब्रेन चाइल्ड है, आपका ब्रेन चाइल्ड है, और अगर नहीं है, अगर है तो इनको बोलिए आप कानून क्यों नहीं बना पा रहे। अवनीश जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, एहतेशाम जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। लिस्ट देखिए सर, और मैं उसके बाद आऊंगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि 100 रेपिस्ट है भारतीय जनता पार्टी में, 100 रेपिस्ट। जी इनका फेडर डाउन करिए तो मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास लगातार आवाज आती रहती है, उसमें मेरे लिए बोलना संभव नहीं होता। नहीं बोलिए बोलिए, टाइम बर्बाद होता है सबके। हाशमी जी सुन तो लीजिए, हाशमी जी सुन लीजिए। ये लव जिहाद शब्द का पहली बार प्रयोग केरल के मुख्यमंत्री अच्युतन जी, जिनका आरएसएस से, बीजेपी से, संघ से, विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं था, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से थे वे, और उन्होंने बाकायदा इसको एक समस्या के रूप में केरल में एक समस्या के रूप में चित्रित किया। तो एक तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, हाई कोर्ट में कहा उन्होंने। दूसरी बात, आज जेबा खान जी ने एक अजीब तर्क प्रस्तुत किया, यहां करोड़ों अरबों की आबादी है, अगर 2-4 केस हो भी गए तो क्या है, अगर 2-4 हत्याएं हो भी गई तो माफ कर देना चाहिए। अरबों लोग हैं इस देश में, 2-4 लोगों की हत्या हो जाती है तो मार दिया जाता है। मैंने ये बोला कि अगर 2-4 केसेस होते हैं उसको पूरा लव जिहाद और कम्युनिटी से बिलोंग्स ना किया जाए, बातों को गलत तरह से ट्विस्ट ना कीजिए। अब सुन लीजिए, फिर तो बीच में बोल रहे हैं ना, तो पूरा बोलने का हक है कि नहीं? मुझे पूरा बोलने का हक है ना, अब पूरे बोलने का हक है ना। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, केरल के मुख्यमंत्री अच्युतन जी ने, केरल के मुख्यमंत्री नहीं, अब आप सुनिए, नहीं, अब आपकी बात सुन ली ना मैंने, आपकी बात सुन ली ना कि आप ये कह रही हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। जहां पर सुनियोजित ढंग से नाम बदल करके लगातार ऐसी हजारों घटनाएं हो रही हैं, उसको आप सहयोग कहेंगे? उसको एक आध केस कहेंगे? आपको कितने चाहिए केस, बताइए कितने केस चाहिए आपको? आपको एक मुद्दा बनने के लिए आप एक संख्या तय कर दीजिए। आज आप एक संख्या तय कर दीजिए कि इतनी संख्या चाहिए, उसके पहले ये मुद्दा नहीं बनेगा। ये लगातार अगर कोई कलावा बांध करके, जैसे कसाब आया था, कसाब भी अब आ गए ना आप, अब आ गए ना बात। आप कटा दिए, मौलाना कादरी बैठे हुए मेरे पास, उनके पास भी जाना पड़ेगा। 1 मिनट जेबा जी दूसरे लोगों का सम्मान करिए, दूसरे लोगों का सम्मान करिए। मेरे साथ बरेली की विक्टिम फैमिली भी जुड़ेगी। मौलाना कादरी, क्या आपको लगता है जनरलाइजेशन हो रहा है? फिर मैं विनोद के पास जाऊंगा, क्या वो जनरलाइजेशन कर रहे हैं? मौलाना कादरी,
एक अखलाक का मुद्दा हो सकता है, एक आदमी अखलाक का मुद्दा हो सकता है। मौलाना कादरी, आपको पता होगा हैदराबाद में क्या हुआ, दलित बेटी के साथ कैसे मार दिया गया जब वो अपनी शादी की बात करने गई थी। आपको एक किस्सा याद होगा कि आप उसके हक की आवाज उठाने के लिए आपकी एकेडमी बाहर निकली। साहब दीपक जी, एकेडमी तो हर वक्त जो हक के लिए आगे बढ़ती है और यकीनन हक की बात करेंगे, लेकिन आप अभी जो अमल जो है हमारे हाशमी साहब के साथ कर रहे थे, उन्हें बीजेपी नेताओं के नाम गिरा रहे थे, आप सर उसमें एक भी क्रेडिबल नाम होता तो मैं मान लेता अली कादरी जी। मैं झूठ की मशीन अपने चैनल पे नहीं चलने दे सकता, माफ कीजिएगा। ये लग रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष आप है, आपको सारों के नाम मालूम। सर मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा हूँ, एक छोटा सा पत्रकार हूँ और मैं अपने आप को कोई 30 बार खा नहीं समझता, सिर्फ सवाल पूछने वाला समझता हूँ। मैं कोई साहस एकेडमी नहीं चलाता। अगर आप साहस एकेडमी चला रहे हैं, सामाजिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, तो हैदराबाद में जिस दलित बेटी को काट कर मार दिया गया लव जिहाद में एक मुस्लिम युवक द्वारा, उसके हक में खड़े होते आप, यहाँ पे सियासी तकरीरें ना कर रहे होते। जिस भी लड़की के साथ नाइंसाफी होगी, अली कादरी और सीरत नबी एकेडमी उसके साथ होगी। आपको यही नहीं पता आपके मोहल्ले में होता क्या है, आपको यही नहीं पता आपके हैदराबाद में कैसा कैसा लव जिहाद होता है। इसको कहते हैं, हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अली कादरी जी, इसको मेरी माँ कहती थी, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। हम खड़े होंगे। पता है आपके बगल में क्या हो रहा है? LLM की एक दलित लड़की को मार दिया लव जिहाद के चक्कर में। जानकारी है आपको? नाम बताओ, पता बताओ, पता ही नहीं होगा आपको। जिस दिन हमारे पास बारिश होती है, हम गए थे, आप सुनते दीजिए ना, आप सुने। आपका ऑडियो खराब हो चुका है, इनको ऑडियो ठीक करवाइए। मौलाना साहब माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो खराब हो रहा है, एक बार फिर से रिकनेक्ट करिए। सतीश कुमार सिंह जी के पास बस्ती में चलता हूं, फिर विनोद बंसल जी का नंबर आएगा और कोमल के पास मैं एक बार फिर से जाऊंगा। सतीश कुमार सिंह जी बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कोई लव जिहाद जैसी चीज है या विश्व हिंदू परिषद, RSS और बीजेपी ने इसको हवा खड़े करने के लिए खड़ा कर दिया है? देखिए, जहां तक मेरी राय है, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए आप। हाँ, जहां तक मेरी राय है, मेरा यह स्पष्ट मानना है। सर टीवी ना देखे, कैमरा देखे। लव जिहाद जैसी कोई चीज है नहीं, ठीक है, और ये एक तरह का वो है। देखिए, ये मामला पूरा धोखाधड़ी का है, और धोखाधड़ी चाहे जिस भी धर्म में हो, अगर फेक आइडेंटिटी बना करके किसी लड़की के साथ धोखा किया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको फांसी की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। संसद का विशेष सत्र बुला करके इस दिशा में कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। और एक बात कहूंगा दीपक जी, सर बस इतना ही वक्त है मेरे पास, एक महत्वपूर्ण गेस्ट जुड़ रहे हैं, सीधे चलता हूं विनोद बंसल जी के पास। विनोद बंसल जी, सतीश जी का कहना है आप जैसे लोग इसको जबरदस्ती हवा खड़ा कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, बहुत गंभीर बहस है और गंभीरता के साथ लेना चाहिए। मैं अब ये जो जहां सबूतों की बात कर रहे हैं ना, मैं आपके चैनल पर कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। अभी हमने 15 दिन पहले ही अपने विश्व हिंदू परिषद की एक पत्रिका जो है हिंदू विश्व को रिलीज किया। इसका विशेषांक लव जिहाद विशेषांक रखा है। देखिए, आपके दर्शक शायद देख रहे होंगे इसको, लव जिहाद विशेषांक है इस पत्रिका का नाम। और इसमें हमने 170 केसेस को लिस्ट आउट किया है, जहां पर के जो अपने जहां पर लव जिहाद हुए हैं। और अभी 4 दिन पहले ही हमने भारत सरकार से मांग भी की है कि इसके खिलाफ कठोरतम कानून बनना चाहिए, जिससे कि इस विभीषिका से निपटा जा सके। अब मेरी बहन जो जेबाजी कह रही थी कि मुझे सबूत चाहिए, तो मैं कुछ नाम गिना देता हूं। अभी मेरे पास लगभग 10 नाम मेरे सामने हैं। देखिए, आखिरकार अगर लव जिहाद नहीं होता, अगर ये प्यार होता, प्यार का सिर्फ लव मैरिज होती, तो कोई मेरठ का साकिब जो अमन नहीं बनता, बस्ती का असलम सोनू नहीं बनता, बरेली का खालिद अमन नहीं बनता, नवी मुंबई का अजमल जो है अजय नहीं बनता, सीकर का इमरान कबीर नहीं बनता, रांची का रकीबुल रंजीत नहीं बनता, और आगरा का इकराना जो है वो रवि नहीं बनता, नौबस्ता का फतेह खान आर्यन नहीं बनता, और कानपुर का शिबू अली सचिन नहीं बनता। और ये सब मिलकर के निधि को नादिया, पूजा को जोया और अंजलि तिवारी को आयशा नहीं बनाते। ये है बेसिकली हकीकत।
ये अगर लिस्ट चाहिए तो मैं जेबा बहन जी मुझे अपना ईमेल एड्रेस दें। नहीं, जेबा बहन भी लिस्ट देंगी, लेकिन मैं सब लोगों को रोकूंगा। एक तरफ मेरे साथ कोमल है, लेकिन सबसे ताजा केस बरेली का है, पीड़ित लड़की के पिता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जेबा जी 1 मिनट रुकिए, थोड़ी संवेदनशीलता रखिए, थोड़ी संवेदनशीलता रखिए। पीड़ित लड़की, चूंकि अभी भी उसका पता नहीं है, इसलिए हम पिताजी का नाम नहीं दिखाना चाहते। सर, आपको क्यों लगता है लव जिहाद का केस है? क्योंकि आपकी लड़की तो कह रही है कि मैं तो मर्जी से गई हूं, आप इसको लव जिहाद का केस क्यों बना रहे? मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, ये तो वायरल हुआ है वीडियो, तो ये उस पर तमंचा टेक के भी हो सकता है, उस पर कोई दबाव डाल के भी हो सकता है। ये आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ये उसने अपनी मर्जी से वायरल किया है? सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी बात खुल के बताइए। नहीं, मैं अपनी बात खुल के ही बता रहा हूँ कि आपने बताया कि लड़की ये कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, अपनी मर्जी से मैं गई हूँ। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये आप इसे कितना सच मानते हैं? मतलब वो लड़की का वायरल, अगर आप वीडियो देखेंगे तो 2 वीडियो वायरल हुए हैं, एक 31 सेकंड का, एक 22 सेकंड का, जिसमें लड़की कांपती हुई नजर आ रही है और पीछे से जो है लड़के की आवाज़ आ रही है कि ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसे बोल। आप भी अगर मेरे साथ 6 दिन या 7 दिन रह लें तो जैसे मैं कहूँगा वैसे ही आप बोलने लगेंगे। मामला क्या है सर? आपने क्यों लव जिहाद का आरोप लगाया है? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा, सुन लीजिए सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। जितना मैंने पढ़ा, लड़के की भी फोटो वायरल है जिसमें उसने चंदन और तिलक लगा के रखा हुआ है। क्या उसने अपनी गलत आइडेंटिटी बताई वहां के लोगों को, बरेली को, आसपास वालों को? जी जी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि लव जिहाद से, मतलब वो लव जिहाद से मैं कोई मतलब नहीं कह रहा हूँ कि लव जिहाद और वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ भारत सरकार से या अपनी यूपी सरकार से कि ये लोग जो हैं अपना नाम चेंज करके और हिंदुओं लड़कियों पे तांत्रिक वगैरह करा के, गंडा तावीज करा के उन्हें फंसाते हैं, फिर उन्हें ले जाके कहीं बेच देते हैं या उनकी हत्या कर देते हैं या उनसे रुपया मंगा लेते हैं घर से, उनका रुपया लेने के बाद उनकी दुर्दशा कर देते हैं। ये सब पे क्यों नहीं सख्त से सख्त कानून बनता? मतलब इसे लव जिहाद का ही नाम देके क्यों कानून बन रहा है? कानून तो ये भी बन सकता है ना। बिल्कुल बन सकता है सर, और मैं आपकी इस बात पर बिल्कुल, आपके इस बात से मैं 100% समर्थन रखता हूं कि अगर इस तरह की कोई धोखाधड़ी करे तो उसके लिए अलग से कानून के अंदर प्रावधान हो। यहाँ मैं सुबी खान को भी लाना चाहूंगा और एहतेशाम भाई को भी लाना चाहूंगा। सुबी खान, बड़ी दर्दनाक तस्वीर है, लड़की कहीं चली गई है, अपहरण की बात है, पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है उसको लेके भी कई सारे डाउट है, लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि इससे जुड़कर एक कानून बनना चाहिए। क्यों ना बने कानून? एहतेशाम जी की एक बात से तो बिल्कुल अग्री करती हूँ कि डेफिनेटली ये एक रियल थ्रेट है हमारे देश को, क्योंकि ना ही ये सिर्फ धर्म की वजह से किया जा रहा है बल्कि एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है हमारे देश के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में कितने केसेस हमने देखे हैं, नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से, चाइना और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादी जो प्लान्स बनाते हैं वो उत्तर प्रदेश में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, लव जिहादी उत्तर प्रदेश में भेजे जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, इस पे डेफिनेटली एक कानून बनना चाहिए और इसमें हमें जनरलाइज नहीं कर देना चाहिए। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम किसी एक पंथ का खिलाफत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कहते हैं जनरलाइज मत करिए। इंटरफेथ मैरिजेस डेफिनेटली हमारी कंट्री में होती हैं, हमारे कल्चरली भी इंटरफेथ इंटरकल्चरल बहुत सारी चीजें होती हैं और लीगली भी अलाउड है, लेकिन एक ह्यूमन राइट वायलेशन, किसी को धर्म परिवर्तन करके या शादी करने के बाद उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाना, ये सरासर गैर कानूनी है। ये सीधा सीधा लव जिहाद है। हमें इसमें एक मुसलमान की मानसिकता से ऊपर उठ के एक भारतीय की तरह सोचना पड़ेगा। ये इस्लामिक स्टेट बनाने का ही एक दूसरा तरीका है, क्योंकि लोगों के हिसाब से देखिए, अगर ये इस्लाम मना करता, दीपक जी बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अगर इस्लाम मना करता तो हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती है तो ये अलाउ कर देते हैं, मुसलमान लड़की हिंदू से शादी करती है तो ये अलाउ नहीं करते, क्योंकि लड़की इनके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन है। हिंदू लड़की मुस्लिम पंथ में आएगी, मुसलमान बच्चे पैदा करेगी, इस्लाम फैलेगा। तो इसीलिए इसको लव जिहाद कहा जाता है।
इसको प्लीज शादी बोल के या लव मैरिज बोल के या विवाह बोल के प्रॉब्लम को ट्रिविलाइज मत करिए, ग्रेविटी समझिए प्रॉब्लम की। मौलाना अली कादरी कुछ कहना चाहते हैं। मौलाना कादरी जी, हैदराबाद की घटना पता लगी कि नहीं आपको? आप दलित मुस्लिम अलायंस की बात करते हैं, एक दलित लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, एक मुस्लिम लड़के और उसके परिवार द्वारा। जाएंगे वहां पर मोमबत्ती लेके, बताइए, जाएगा आपका सेक्युलर गैंग मोमबत्ती लेकर? हम जहां आप जिस वाक़े की बात कर रहे हैं उस वाक़े से बखूबी वाकिफ है और वो लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपने क्या कि पुलिस ले गई? आपने क्या कि पुलिस ले गई? आप गए थे मोमबत्ती जलाने, बताइए ना। नहीं, मोमबत्ती जलाते आप लोग हैं, मोमबत्ती हम नहीं जलाते हैं, हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। अच्छा, अभी तक तो आपको पता भी नहीं था? अभी तक तो आपको पता भी नहीं था किसकी हत्या हुई है? कहाँ पड़ती थी बता दीजिए, किस चीज में पड़ती थी बता दीजिए। सुनिए आप, पहले जिस रात यहाँ पर जबरदस्त बारिश हो रही थी उस रात का वाकया है, और उस बारिश के आलम में वहां पर हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स गए वहां पर, समझ रहे हैं आप। और रही बात कि अभी जो सुदीक्षा कह रही थी, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लव विवाह करी, ये भूल गई। तो इनको चाहिए कि ये अपनी दुनिया देखे, ताकि दूसरों पर तनकीद करे। अगर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। मैंने भी इंटरकास्ट मैरिज की है सर। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज की है। तो अभी आप ये जो पीड़िता को बिठा कर रखे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ, वो कह रही है कि वो हिंदू को पहचानी नहीं, मुसलमान को पहचानी नहीं, फिर कह रही है कि हमारे सारे किए, तो क्या घर वाले भेष बदल करते हैं? सबकी बात कर रहे हैं आप लोग। एक लाकर स्क्रिप्ट बिठाते हैं। मौलाना साहब, एक विक्टिम के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। मौलाना साहब है, एकेडमी चलाते हैं। भैया विनोद बंसल जी, बताइए, हैदराबाद के केस के लिए कहां धक्के खाए इस लड़की के परिवार ने, बता दीजिए मौलाना साहब को। मौलाना साहब मोमबत्ती नहीं, अपने लोगों को लेकर गए थे इंसाफ दिलाने के लिए हैदराबाद में, उसमें ओवैसी भी थे। देखिए ये मौलाना कह रहे हैं कि जब लड़की की हत्या हुई तो बारिश हो रही थी, यानी बारिश में हत्या तो कर सकते हैं लव जिहादी, लेकिन बारिश में बचाने वाला नहीं हो जा सकता, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में पानी में भीग जाएगा बचाने वाला। और दूसरी बात, वो बारिश में लव जिहादी मार तो सकता है उसके घर के अंदर, उसके टुकड़े टुकड़े करके दो लव जिहादी मिलकर के लड़की को टुकड़े टुकड़े करके आधी रात के बाद में और उसको फेंक सकते हैं वीरान जगह पर। लेकिन ये मौलाना नहीं पहुंच सकते क्योंकि बारिश हो रही थी। आप देखिए, जब ये लव जिहादी मार करके और ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन मौलाना उस लव जिहादी को पकड़ने के लिए पुलिस की सहायता नहीं कर सकते, ये प्रेस स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते, ये मीडिया से नहीं मिल सकते, ये पुलिस से नहीं मिल सकते, ये सरकार से मांग नहीं कर सकते कि उसको तुरंत जो है ना उसको फांसी पर लटकाया जाए। क्या आपने कोई स्टेटमेंट जारी किया? क्या आज आप मांग करेंगे कि उनको फांसी होनी चाहिए? अरे शर्म करो लव जिहादियों का पैरा करो। आपको आप जनता पहचान चुकी है अच्छी तरह से, आप जनता तुम्हारे उसमें नहीं आने वाली। अब कम से कम आप नंगे हो चुके हो। आज न्यूज नेशन पे आपकी सारी अकादमी धरी रह गई है। ये जिस तरह से ये अकादमी के नाम पर तुम लोग धंधा करते हो और ये टीवी चैनल पे आकर के चिकनी चिपड़ी बातें करते हो, ये सारा का सारा हो चुका है आपका। लव जिहाद अब नहीं चलेगा देश के अंदर। चलिए एक मिनट मौलाना साहब, मौलाना कादरी साहब, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, अगले केस के पास जाऊं। कोमल भी मेरे साथ है, पिताजी भी मेरे साथ है, मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूं। हैदराबाद की उस दलित बेटी के लिए आपने एक ट्वीट लिखा हो, एक प्रेस रिलीज किया हो, एक स्टेटमेंट दिया हो, 10 मिनट ले लीजिए, आराम से बैठिए, अपने सेक्रेटरी को फोन कर दीजिए, बुला लीजिए, मैं अभी चैनल पे दिखा देता हूं। खाली जुबानी जमा खर्चा वाला सेवा यहां मत करिए। अब इस सेवा, देश को ऐसी सेवा की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग अब एक्सपोज होंगे। एहतेशाम जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं अब आपके पास चलना चाहता हूं। सर, आप ये बताइए पिताजी कि अब तक क्या पुलिस ने ठीक कार्रवाई की है और आप क्या चाहते हैं इस वक्त सरकार से, इस मामले को किस तरीके से देखा जाए और कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी लड़की, जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक, उसकी जान खतरे में है। पुलिस अपनी कार्रवाई अपनी सही ढंग से कर रही है, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, और पुलिस दबिश भी बराबर दे रही है, लेकिन लड़की बरामद नहीं हो पाई, ये एक अलग बात है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो आपने बताया कि ये लोग जो है नाम बदल के ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं,
तो जब इनके यहाँ टीका लगाना, चंदन लगाना अलाउ नहीं है तो ये लोग क्यों लगाते हैं? इसमें क्यों नहीं कानून बनता है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ज़ेबा खान जी जवाब दीजिए। ये बिलाल की फोटो भी दिखाइए, चंदन लगाए हुए, टीका लगाए हुए, क्या सिर्फ वो लड़की के लिए किया गया था ड्रामा? ज़ेबा खान जी जवाब दे दीजिए। ये बिलाल की आप तस्वीर देख रहे हैं, यही आरोप लगाए कि हिंदू बनके लड़की को उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया। दीपक जी अब दीपक जी सवाल का जवाब देने दीजिएगा या खुद ही बोलिएगा? मौका तो दीजिए बोलने का भाई। आधा तो आप अपना क्या प्रस्तावना लिखने में ही बोल देती है। बोलिए, एक मिनट दे रहा हूँ, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। धोखाधड़ी करने वाले, और मैं ऐसे मुद्दे का, जो ये घटना है, ऐसे पुरुष का कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और कड़ी से कड़ी सजा इन्हें मिले ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और कोई भी दोबारा ऐसा करने से डरे। बीच चौराहे पे इन्हें पत्थरों से मार कर मार दिया जाए, एकदम फांसी की सजा मिले, मैं मांग करती हूँ यहाँ पे चैनल से बैठकर। और मुझे उस दलित महिला के लिए, पीड़िता के लिए बहुत ही अफसोस है, लेकिन मैं ये भी मांग करना चाहूंगी दीपक जी के क्यों ना एक कड़ी कानून बने कि कोई भी इस तरह का धोखाबाजी हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, अगर ऐसा है आपको लगता है या जिसे भी, तो कानून बने जो इसे रोक दिया जाए कि इंटरकास्ट और इंटररिलीजियन मैरिजेस में अंतर होता है। आपने 1 मिनट ले लिए, पहले अंतर समझ लीजिए फिर बहस करिए ना। इंटरकास्ट मतलब अंतर जाति विवाह, जो भारत में हर दूसरा आदमी करता है, जो भारत में आज की तारीख में हर दूसरा आदमी करता है। ज़ेबा खान जी, बहस को करने से पहले शब्दों का मतलब समझ लीजिए। ललित कुच्चल के पास चल रहा हूं जयपुर में, ललिता कुच्चल जी के पास। ललिता कुच्चल जी बताइए, ललिता कुच्चल जी बताइए, क्या आपको लगता है लव जिहाद जैसी कोई चीज है या इसका हवा खड़ा किया जा रहा है? आपका अनुभव, आपकी जानकारी क्या कहती है? देखिए, थैंक यू दीपक जी। मेरा कहना ये है कि मैं सबकी अभी इतनी देर से सुन रही हूँ, लव जिहाद जैसी चीज, अब आप ये इसका जो एक तूल पकड़ा जा रहा है, इस तरीके की जो बातें अभी चल रही हैं, हमारा पूरा देश इससे ग्रसित है। अभी छोटे छोटे कस्बे से मत लीजिए आप इस चीज को, ये बड़े शहरों में भी है ये चीजें। अभी हम दलित की बात कर रहे हैं, नहीं दलित में नहीं, आप इसको अगर दूसरे वे में देखा जाए, प्यार प्रेम तो एक पूजने वाली चीज है, लेकिन इसको छल के रूप में यूज किया जाता है। ये छल कपट जो किया जाता है प्रेम की आड़ में, हम लोग उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल सही, आपने छल शब्द का इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि प्रेम तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों ने ये तक कहा है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इस तरह का छल करता है, प्रपंच करता है, गलत जानकारी देता है, मेरे ख्याल से अपने और उस व्यक्ति के साथ क्लेम करता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, इससे बड़ा गुनाह देश में कोई नहीं हो सकता। दीपक जी, बिल्कुल दीपक जी, प्रेम पूजनीय है। हम जिस देश में रहते हैं वह राधा कृष्ण के प्रेम की पूजा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सीधे चलता हूँ इस वक्त कोमल के पास। कोमल, और क्या हुआ आपके साथ? मुझे ये जानकारी मिली कि आपको जान से मारने की भी कोशिश हुई एक बार। हाँ सर, ये ऐसा हुआ, मैं कितनी बुरी तरह तो इसने मुझे मतलब कैद करके रखा हुआ था, जैसे तैसे मैं इससे वहाँ से बच के निकली हूँ। फिर मैं अपने घर पे आके रहने लगी, तो 2-3 साल से मैं अपने घर पे रह रही हूँ, लेकिन फिर भी इसने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कभी ये फ़ोन कैसे कैसे करके इसने नंबर मेरा ले लिया, कभी ये घर के पास आके गली में खड़ा होता था, कभी ये गली में कभी मिल जाता था, कहीं भी जाओ रास्ते में मिल जाता था। ये हमेशा प्रेशर डालता था कि फिर से वापस रहो चल के मेरे साथ, और जैसे कहोगी वैसे रखेंगे। लेकिन जब भी मैं इसकी बात नहीं सुनती थी, हमेशा धमकी देता था कि तुम्हारे घर पे किसी को मार देंगे, तुम्हारे घर आ जाएंगे, हम सबको बता देंगे कि क्या क्या हुआ और तुम मतलब ऐसी हो। बहुत ज़्यादा इसने मेंटली प्रेशराइज करके रखा हुआ था। फिर लास्ट टाइम इसने बोला कि मुझे फ़ाइनल बात करनी, तुम आके एक बार बात कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तो इसने 14 अगस्त को मुझे बुलाया, और 14 अगस्त में बुला कर इसने तब भी मुझसे यही कहा कि तुम मेरे साथ रहो चलकर, और तुम मेरा धर्म अपनाओ और मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा। तो हमने कहा नहीं, मतलब अब मैं अपने घर पे रह रही हूँ, मेरे फैमिली ने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया, मुझे फैमिली के साथ रहने दो, मतलब मैं ये धर्म नहीं अपनाऊँगी। तो इसने अचानक से चाकू निकाल कर मेरे ऊपर कई सारे वार किए, पूरी तरह मुझे इसने जान से ही मार दिया था। तो कहिए कि मतलब मेरा नसीब अच्छा था कि पुलिस वाले आ गए, लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो उन लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना इसने तो पूरी कोशिश करी थी कि ये मुझे पूरी तरह से इसने मार ही दिया था।
मैं एहतेशाम जी, इसको क्या कहेंगे आप? रही हूँ, मैं पूरी समझिए कि इसको सिर्फ एक विकृत मानसिकता कहेंगे? ये समाज में जानबूझकर ऐसी भावना को मारा जा रहा है एहतेशाम जी? जी देखिए, जहां तक भावनाओं के भरने का सवाल है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के जितने लॉयर्स हैं जो कि सरकार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नंगे पांव दौड़ के चले जाते हैं, तो वो अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालत के चक्कर क्यों नहीं काटते? बीजेपी के कम से कम 100 लीडर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप का केस रजिस्टर्ड है, उनके खिलाफ कभी भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई? और जहां तक हमारी हिंदू बहनों का सवाल है, जहां तक हमारी हिंदू बहनों का सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस से बाहर निकल जाओ। एक मिनट मुझे बात करने का मौका दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। नहीं, तरीका क्या होता है? आप बीजेपी चला रहे हो, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहीं और दिखाइए। मुझे बताइए, गौमूत्र पीने के बाद भी अगर आपका दिमाग सही नहीं हो रहा है तो लगता है कि गौमूत्र आपको और पीना पड़ेगा। इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है आपको। आप तमीज के दायरे में रह के बात करिए, तमीज के दायरे में रह के बात करिए और गौमूत्र पी के आइए और थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करिए। एंकर ने प्रश्न क्या किया, उसका जवाब दो। पहले बात करना तो सीखो ना, हिंदी बोलनी आती है ना अंग्रेजी बोलनी आती है आपको। तमीज सीखिए पहले बात करने का। मेरी बात सुनिए, हाथरस गए आपके आरएसएस के जो कैडेट हैं वो लेफ्ट लेके सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, वो गए हाथरस। आपके बीजेपी के 100 लीडर्स के खिलाफ रेप का केस रजिस्टर्ड है, क्या किया आपने? प्लीज, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं दोनों के पास नहीं जा रहा हूं, मुझे दोनों से पॉलिटिकल तकरीर नहीं चाहिए। अब लीजिए अवस्थी जी, हर चीज अगर कोई भी मुद्दे को उठाया जाए, राइट डिस्कस किया जाए, शाहीन बाग से लेकर लव जिहाद तक, बढ़ती हुई जनसंख्या से लेकर 370 तक, चीन के हमले से लेकर पाकिस्तान की नापाक चालों तक, तो हर जगह हुआ आरएसएस और बीजेपी क्यों होता है? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। मूल मुद्दे पर लोग बात करने से हिचकते क्यों? 1 मिनट में आ रहा हूं सुबह। जब भी राष्ट्रवाद की बात आती है तो दीपक जी सवाल मुझसे है ना? जी बिल्कुल। मुझे ये समझ में नहीं आया कि हाशमी जी को बीजेपी आरएसएस को गाली देनी है तो दें, लेकिन कम से कम मुद्दे को तो आधार बनाए ना। अभी जयबा जी ने कहा कि अगर 2-4 केस होते हैं, हाशमी जी ने कहा 2-4 केस होते हैं, मैं 100 किस्से गिना देता हूं। एक अखलाक को मारा गया तो पूरा हिंदुस्तान लिंचिस्तान हो गया, देश से लेकर विदेश तक उसकी चर्चा हो गई, और ऐसे कितने केसेस, हजारों केसेस गिनवाए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये 2-4 में ये तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, आपको किसी और मुद्दे पे बहस करनी चाहिए। मतलब ये ऐसी मानसिकता है। ये वो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि देशभक्ति के बारे में, आप कौन होते हैं देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले? ये खुद लेते नहीं है सर्टिफिकेट, लेकिन देते हैं सर्टिफिकेट। आप कौन होते हैं देने वाले? आप कौन होते हैं देने वाले? अगर आप लेने वाले नहीं है सर्टिफिकेट, तो आप देने वाले कौन है? कि आप ये मुद्दा चुनिए, ये मुद्दा चुनिए, ये मुद्दा चुनिए, इस मुद्दे पे बहस करिए। अरे देश में जिस तरीके की मीडिया जिस मुद्दों को सामने लेकर के आ रही है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, समाज के में आने वाली समस्याओं को, आपके लिए समस्या नहीं होगी लेकिन उस परिवार के लिए समझिए, मानवता के नाते समझिए, मानव अधिकारों के नाते समझिए कि उस परिवार के पर क्या बीत रही होगी। और एक केस नहीं है, लगातार हो रहे हैं, और धोखे से, छल से, कपट से हो रहे हैं। आप बड़े साफ से बात करें कि अदालत क्यों नहीं जाते। बात सवाल ये कि अदालत भी जाएंगे, केस भी होगा, पुलिस भी आएगी, लेकिन हाशमी जी आप अपना रुख तो साफ करिए ना कि हाँ ये गलत हो रहा है। मेरा कहना यह है कि इसको धर्म के बीच में ना ला करके, इसको राजनीति के बीच में ना ला करके, मेरा रुख साफ है। हाथरस की बेटी के लिए हम लोग इंसाफ लेने हाथरस। अरे सर, हैदराबाद की बेटी के लिए क्यों नहीं बोलते? वो भी दलित थी। अरे एहतेशाम जी, अब मेरा मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा है। एहतेशाम जी, हैदराबाद की बच्ची जिसको टुकड़े टुकड़े से मार डाला गया, वो भी दलित थी, उसके लिए आपकी आवाज नहीं निकलेगी? मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आवाज कीजिए और आप मैं तीनों चलते हैं। हाशमी जी, हैदराबाद की लड़की दलित थी, एलएलएम पढ़ रही थी, उसका दर्द नहीं दिखेगा आपको? आप सुनिए, सुनना है ना, 1 मिनट अब नहीं जाइए, मैं इनको बता रहा हूँ, सुन लीजिए एहतेशाम जी, सुन लीजिए। 15 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं, 15 हैदराबाद में हाशमी जी 15 जनवरी 2020, सुनिए, 15 जनवरी 2020, ये कोई आरएसएस नहीं कह रहा है, ये कोई बीजेपी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है, 1 मिनट अब नहीं जाइए, 1 मिनट, क्यों नहीं गए? ये कह रहा है केरल का, ये केरल का सायरा मालाबार चर्च कह रहा है, सायरा मालाबार चर्च केरल का कह रहा है कि नॉर्थ केरल में कई लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुई हैं, जबरन शादी करके ईसाई लड़कियों की हत्या कर दी गई है। ये लोग तो सेक्युलर है ना, इनकी बात मान लीजिए, बीजेपी आरएसएस की नहीं माननी तो चर्च की मान लीजिए।
कि चर्च की आपकी अमेरिका में नहीं पड़ती? इसका क्या जवाब है? दीपक भाई चर्च क्यों आरोप लगा रहा है? एक्टिंग करने से काम सॉल्व नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, चलिए मेरे साथ हैदराबाद चलिए। आप में हिम्मत है, ताकत है आप में चलने की हैदराबाद। अगर आप से एक सच्चे हिंदुस्तान मैं तो इराक और अफगानिस्तान भी आया, चलूंगा, केस लड़ूंगा उनका। चलिए, मैं तो इराक और अफगानिस्तान भी आया, नए पैदा हुए हैं, उतनी बात करिए जितनी कर सकते हैं। जब एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार थे आप। सुनिए सुनिए, ये भी ईमानदार पत्रकारिता बता रहा हूँ। जवाब नहीं होगा। चर्च क्यों कह रहा है ईसाई लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई? चर्च क्यों कह रहा है उनकी हत्या हुई? बताइए। और पूरे चर्च क्यों कह रहा है उनकी हत्या हुई? उनका भाई केस लड़ेगा, भी आपको चैलेंज कर रहा हूं मैं। जाइए हैदराबाद, मुझे मत ले चलिए, जाइए। मैं अपना धर्म जानता हूं। मेरा धर्म बात की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए टीवी पर आवाज उठाना, और मैं उठा रहा हूं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है तो जाइए हैदराबाद और उस दलित बेटी को न्याय दिखाइए। अगर हाथरस हाथरस आपको चिल्लाना है, पवन कुमार के पास चलता हूं दिल्ली में, उनका कमेंट लेंगे, ब्रेक करेंगे। पवन जी, क्या कहना है आपको? दीपक जी, ये जो प्रश्न है लव जिहाद का, ये समाज में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह चल रहा है। जैसे आपको याद होगा तारा सहदेव का मामला भी जो आपने उठाया था, एक ओलंपिक प्लेयर थी। ये मैं आपको दिखला रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, रांची का। हाँ, रांची का मुद्दा जो था, ये जो था उस समय लड़का जो था, ये अपने आप को हिंदू नाम रख के लड़की से शादी किया। शादी के बाद जब पता चला तो उसे बहुत टॉर्चर किया गया। और इस तरह के कई केसेस मैं दिखला रहा हूँ आपको। सोनभद्र का मामला दिखला रहा हूँ। ये देखो आपको केरल का मामला है। ये है यूपी के जो मेरठ के मामले हैं। इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं, जिसके पीछे सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता करना पड़ेगा कि इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये जो लड़के काम कर रहे हैं, इतने लैविश लाइफ से जी रहे हैं, काम कुछ है नहीं, इतना बैकग्राउंड है उनका, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हिंदू लड़कों का बना के रह रहे हैं, और प्लानिंग के तहत ये हिंदू लड़कियों का, सिख लड़कियों का शादी करना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना और उन पर अत्याचार करना। बहुत बड़ी बात कही पवन जी, बहुत बड़ी बात कही। बहस में रुकिएगा, आपकी ही बात से अगला हिस्सा शुरू करूंगा। फंडिंग कहां से आ रही है? ब्रेक के बाद